हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रालय भव्य अगस्त्यम में। आज मैं जीके के टॉप 35 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं। जो प्रश्न होंगे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड अदर स्टैटिक जीके के होंगे। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अगर जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, इसके अलावा रेलवे, पुलिस एंड अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो वनडे एग्ज़ाम है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही साथ मेरे नोट्स भी बनाते चलें। देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी है A.O. ह्यूम। आपको इसका सही आंसर लगाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, A.O. ह्यूम ने। कब की थी? आप डेट लिख लीजिए, 28 दिसंबर 1885 में। कब? 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको हम बता दें कि जो पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? ध्यान से सुनिएगा, WC बनर्जी थे। और ये अधिवेशन बॉम्बे में ही हुआ था। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र से निकलती है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, या ऑप्शन डी है महानदी। तो आप इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन सी इसका सही है। सॉरी, ऑप्शन सी इसका सही है, गोदावरी नदी। आपको इसके बारे में हम बता दें कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में, कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। याद कर लीजिए, ये नदी है, उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब गोदावरी की सहायक नदियां भी आप नोट कर लीजिए मेरे साथ। गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, बंजरा इत्यादि। ये सब, इंद्रावती इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। जो इसकी सहायक है वो है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी। कौन सी है? इंद्रावती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रावती नदी, पूछा जाता है एग्जाम में किसकी सहायक है, तो आपको लगाना है गोदावरी की। अब गोदावरी के किनारे कौन से शहर बसे हैं? तो महाराष्ट्र में नासिक बसा है, नांदेड़ बसा है, आंध्र प्रदेश का भद्राचलम बसा है। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक बताने हैं आपको। ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी है आत्माराम पांडुरंग। तो लगा लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग जो थे, उन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में, 1867 में। कब? 1867 में की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और देखते हैं, भारत में स्थापित पहली तेल रिफाइनरी डैश थी। कौन सी थी पहली तेल रिफाइनरी? आपको बताना है। ऑप्शन ए है, आपको लगाना है इसका सही आंसर। ऑप्शन ए है कोच्चि रिफाइनरी, ऑप्शन बी है बाड़मेर रिफाइनरी, ऑप्शन सी है डिगबोई रिफाइनरी, या ऑप्शन डी है बरौनी रिफाइनरी। फटाफट इसका आंसर लगाइए, आपके हिसाब से क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिगबोई रिफाइनरी जो है वो सबसे पहली तेल रिफाइनरी थी। इसके बारे में समझ लीजिएगा। डिगबोई तेल रिफाइनरी नॉर्थ ईस्ट में असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। आपको याद रखना है डिगबोई कहाँ पे स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। एक पॉइंट इसमें, जो जामनगर, यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और बता दें, जामनगर रिफाइनरी जो है
वो गुजरात में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। कौन सी? जामनगर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। ठीक है ना। आपको दो चीज़ें यहाँ पे हमने बताई हैं। भारत की पहली तेल रिफाइनरी कौन है? तो डिगबोई है, असम में है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, तो आपको बताना पड़ेगा असम में है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो जामनगर तेल रिफाइनरी है जो गुजरात में है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। मंदिरों की पुण्य भूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। रट डालिए, इसका सही आंसर क्या होगा हम बताएंगे आपको। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है कर्नाटका में, ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो सही आंसर लगा लीजिए। मंदिरों की पुण्य भूमि, मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे की खोज किसने की थी? सभी विद्यार्थियों को ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को आना चाहिए। आ गया होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है W.K. रॉन्टजन, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है J.J. थॉमसन। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी W.K. रॉन्टजन। रॉन्टजन ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर। ऑप्शन ए है पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सही आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन ए इसका सही है, पिंगली वेंकैया। आपको इसके बारे में थोड़ा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 का होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है अगर एग्जाम में राष्ट्रीय ध्वज के, तो लगाएंगे आप 3:2। लेकिन एक बार एसएससी में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया था, उसमें कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात, तो बच्चे लगाए 3:2। तो क्या बनेगा? 2:3 बनेगा। चौड़ाई लंबाई 2:3, लंबाई चौड़ाई 3:2। ओके। अगला इसमें जो है ये 3 रंगों का होता है। तिरंगा जो है वो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंगों का है। सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है, बीच में सफेद है और नीचे हरा रंग है। जो बीच में सफेद है ना, सफेद रंग के केंद्र में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला एक पहिया है जिसे धर्म चक्र कहा जाता है। कानून का पहिया इसे कहा जाता है। और ये केस जो रंग है वो भी आपको बताते हैं कि किस लिए प्रतीक हैं। तो केसरिया रंग जो है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, आपको हरा रंग जो है वो विश्वास और शिष्टता का प्रतीक होता है, समृद्धि का प्रतीक होता है। और सफ़ेद जो रंग जो बीच में है, सफ़ेद रंग किसे ईमानदारी, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। तो केसरिया साहस बलिदान, सफ़ेद ईमानदारी, शांति और पवित्रता, और हरा जो है विश्वास और शिष्टता का प्रतीक होता है। इसके अलावा धर्मचक्र जो 24 तिलियां होती हैं ये अशोक के कई शिलालेखों पर देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खेल से संबंधित है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? एग्जाम में कई बार एग्जाम में आया है ये, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? देखिए खेल और खिलाड़ियों की अभी हमने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, ठीक है ना, खिलाड़ियों के उपनाम की। ठीक है, अब हम अगली वीडियो आपके लिए यही बनाएंगे खेल से संबंधित कि कौन से खेल से या किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, और उसी वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से खेल से कौन सा कप या ट्रॉफी संबंधित होता है। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको बताना है यहाँ पे रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है गोल्फ से, ऑप्शन बी है कुश्ती से, ऑप्शन सी है हॉकी से, या ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो लगा लीजिए इसका सही आंसर विद्यार्थियों क्या होगा। तो इसका रंगास्वामी कप का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स में, या ऑप्शन डी है पेरिस में। वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो नाटो का जो मुख्यालय है, आपने लगा लिया इसका आंसर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश से ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना ही पढ़ना है। उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें आपको संपूर्ण उत्तर प्रदेश टॉपिक वाइज दे रखा है। आप हमारे चैनल पे जाके उसे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल का। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी, फिर से सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी, जिसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहा जाता है, उसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है आपको बताना है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है अलीगढ़ में, या ऑप्शन डी है कानपुर में। तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी या राष्ट्रीय कला अकादमी का जो आपके मुख्यालय है, क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है, वो है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलाना है। ये भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। उत्तर प्रदेश में जो मेले हैं और किस स्थानों पे वो मेले लगते हैं, आपको वो मेल मिलान कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहले कूट देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, और दूसरा है कौन से क्षेत्र या स्थान में वो लग रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमेशा आप नहीं पे पहले टिक कर लिया करो एग्जाम में कि ये है या नहीं है, क्या कह रहा है आपसे, ठीक है ना। अगर उसने नहीं है और आपने सोच लिया है, तो आप सभी जानते हैं कि 4 ऑप्शन में 3 तो है मिलेंगे, तो आप उसी पे टिक लगाते निकल जाएंगे, किसी एक पे टिक लगा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे और सोचेंगे घर पे जाके हम बहुत अच्छा करके आए एग्जाम, वहीं गलत हो जाएगा। तो नहीं को सबसे पहले हाईलाइट कर लें कि नहीं इसने कहा है। चलिए ए देखते हैं, जल विहार मेला बुंदेलखंड। अब इसमें बी जो है बटेश्वर मेला पश्चिम बंगाल, पश्चिमांचल, सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, पश्चिमांचल। सी है बलदेव छठ मेला पूर्वांचल, और डी है शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर। चलिए इसका सही आंसर अगर आप लोग बता सकते हैं तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन में ए में ए दिया है, ऑप्शन बी में बी दिया है, ऑप्शन सी में सी दिया है, ऑप्शन डी में डी दिया है। तो ए बी सी डी में आप गलत बताना है, इन चारों में गलत क्या है। तो हम आपको बताए दे रहे हैं, जल विहार मेला लगता है बुंदेलखंड के मऊरानीपुर में। ठीक है, बहुत बड़ा मेला लगता है ये, तो ये आप समझ लीजिए ये तो सही है। बटेश्वर मेला जो लगता है वो लगता है पश्चिमांचल में, ठीक है, तो वो भी सही है आपका। फिर तीसरा जो है बलदेव छठ मेला, इसे बाद में हम बताएंगे, यही गलत है इसमें। डी देख लीजिए, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। अब ये बलदेव छठ मेला कहाँ लगता है? तो पूर्वांचल में। हालांकि छठ पूजा जो होती है वो आपके पूर्वांचल में होती है, लेकिन बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो वो मथुरा में लगता है बेटा। कहाँ लगता है? मथुरा में लगता है। आपको याद रखना है, बलदेव छठ मेला मथुरा में लगता है, यही इसमें गलत था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए है 2 बिट्स, ऑप्शन बी है 8 बिट्स, ऑप्शन सी है 10 बिट्स, ऑप्शन डी है 16 बिट्स। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बेटा लगाना है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? जो रेफ्रिजरेटर होते हैं घरों में, आप लोग जिसमें ठंडा पानी पी के, ठंडा पानी भर के रख रहे हैं और पी रहे हैं, शरीर के लिए बहुत नुकसान करता है ये पानी। घड़े का पानी जो है वो बहुत फायदा करता है, ठीक है, आयुर्वेदिक की दृष्टि से। बाकी आपकी अपनी दृष्टि है, आप फ्रिज का भी पानी पी सकते हैं। इसमें देख लीजिए, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन गैस, ऑप्शन बी है सल्फर गैस, ऑप्शन सी है मेफ्रॉन,
या ऑप्शन डी है मीथेन गैस। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं, एसिटिलीन, सल्फर, मेफ्रॉन या मीथेन। सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेफ्रॉन। कौन सा? मेफ्रॉन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो एग्जाम एसएससी का हो, चाहे वो एग्जाम उत्तर प्रदेश के किसी पेपर का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल कौन सा है क्वेश्चन? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस गैसेस से, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी है जलवायु परिवर्तन से, या ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। तो लगा लीजिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है? तो आपको बताना है डीपीटी जो होता है, टीका है एक प्रकार का जो बच्चों को लगाया जाता है, उसका प्रयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है? तो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे रोकने के लिए डीपीटी का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस, इसे बोलते हैं टीबी या क्षय रोग, तो ये इसमें नहीं है। ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है पोलियो, या ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ को। तो क्या रोकेगा डीपीटी? तो इसमें रोकेगा आपका दूसरा आंसर जो है ऑप्शन बी डिप्थीरिया रोकेगा। ठीक है। अब डीपीटी 3 नाम है, इसमें आपको डी से तो मिल गया डिप्थीरिया। ठीक है। तो अब पीटी क्या है? ये पी और टी 3 रोगों के लिए एक टीका है ये। ठीक है ना, जिसका नाम है डीपीटी। तो डी से तो मिल गया आपको डिप्थीरिया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? पी, इसे बोलते हैं पोर्टसिस। क्या बोलते हैं? पोर्टसिस बोलते हैं, जो काली खांसी होती है। क्या होती है? काली खांसी को रोकता है, तो डिप्थीरिया काली खांसी। अब टी क्या है? तो टिटनेस है। क्या है? टी टिटनेस। तो ये एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीपीटी का टीका किस बीमारी को रोकने हेतु लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस को रोकने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में विटामिन ए डैश में संग्रहित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है फेफड़ों में, फेफड़ा मतलब लंग्स, यकृत मतलब हो गया लीवर, और ऑप्शन सी ब्रक, ब्रक का मतलब किडनी। ठीक है। तो 3 आपको बता दिए। चौथा है ऑप्शन डी आमाशय। तो आपको इसका सही आंसर लगाना है। सही आंसर क्या होगा बेटा? लगा लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत में, लीवर में जो होता है विटामिन ए संग्रहित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। पॉलीग्राफ एक उपकरण है जिसे आमतौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये एक उपकरण है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आंसू गैस के गोले प्रक्षेपित करने के लिए, ऑप्शन बी है झूठ का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है गोलियां चलाना, ऑप्शन डी है उच्च दबाव के साथ पानी फेंकना। ठीक है ना। तो जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां होती हैं वो पॉलीग्राफ का यूज़ किसके लिए करती हैं? इस उपकरण का यूज़ किसके लिए करती हैं? तो ये होता है पॉलीग्राफ, मतलब होता है झूठ का पता लगाना। क्या होता है? झूठ का पता लगाना। ठीक है। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। चलिए आपको एक चीज़ और बता दें कि आपको अगर हमारे वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और हमारे चैनल के टीचरों की मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया कीजिए कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, इस पे ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें तो पता चले कि आपको नीड्स किस चीज़ की है, तब हम जाके उस पर वीडियो बना सकें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है के
संथनम, ऑप्शन बी है केसी नियोगी, ऑप्शन सी है ए के चंदा, ऑप्शन डी है पीवी राजा मन्नन। तो आप इसके सही आंसर क्या लगाएंगे? लगा लीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केसी नियोगी। क्या होगा? ऑप्शन बी केसी नियोगी, जो थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूं सभी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आने की प्रबल संभावना रखते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा ना स्टार्टिंग में कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, खेल, स्टैटिक, जीके, सारी चीजें मेले इसमें डाल दी है हमने, ठीक है ना। इतने कम क्वेश्चनों में सारी क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमने डाल दिए हैं। अब मेहनत आपको करनी है और आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप नोट पे नोट डाउन करते चलें। एग्जाम के दौरान आप उसे क्या करें, उसे एक बार पढ़ लीजिए, एग्जाम देने चले जाइए, सीधे सीधे डिट्टो क्वेश्चन मिलेंगे। ये चीज़ की गारंटी हम दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में बैंक क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो आपको बताना है कौन सी ऐसी समिति है भारत में बैंक क्षेत्रों के सुधारों से जो संबंधित है। ऑप्शन ए है राजा चलैया समिति, ऑप्शन बी है कस्तूरी रंगन समिति, ऑप्शन सी है नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी है उदय कोटक समिति। तो आपको इनमें से बतानी है जो बैंक सुधारों से संबंधित है वो कौन सी समिति है। तो इसका सही आंसर है आपके ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति। कौन सी समिति है वो? नरसिम्हन समिति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा गया है। नेपा नगर, सभी विद्यार्थी जानते हो कि बहुत सरल क्वेश्चन है ये। नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। नेपा नगर जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, वो मध्य प्रदेश राज्य में है, एमपी स्टेट में है। नेपा नगर वो किस लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए उर्वरक के लिए, ऑप्शन बी है चीनी के लिए, ऑप्शन सी है सीमेंट के लिए, ऑप्शन डी है अखबारी कागज के लिए। तो फटाफट इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। चलिए अगला है पंचायती राज के वास्तुकार। पंचायती राज व्यवस्था मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उससे संबंधित मैंने आपको एमसीक्यू जो बन रहे थे वो भी आपको तैयार कराए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसके क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो वास्तुकार बताने हैं आपको कि किसे जाना जाता है पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर जी को, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति को, ठीक है, या ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू जी को। तो जो एक समिति बनाई गई थी पंचायती राज के बारे में वो थी बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय, ठीक है, पंचायत को त्रिस्तरीय बताया था और इसी को बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। वह विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। तो ऐसा कौन सा विषय है, ठीक है, वह विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, वह निहित है। वो विषय किसमें निहित है, कौन सी सूची में जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अपशिष्ट सूची, ऑप्शन बी है संघ सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी है राज्य सूची। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन सी समवर्ती सूची। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पॉलिटी से है, भारतीय संविधान से है। ये क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है। तो ये कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान ग्रहण किया जाता है, नागरिकता को ग्रहण करना और नागरिकता को छोड़ना, ये संबंध में कोई प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जी के पास, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद के पास, या ऑप्शन डी है संसद के पास। तो सही है इसका आंसर बेटा लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा संसद के पास। ऑप्शन डी सही है। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें,
नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में है। कौन से भाग में है? भाग 2 में है। संविधान के भाग 2 में है वो, अनुच्छेद 5 से 11 में है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है, जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत की नागरिकता कैसी है? तो भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अगर आपसे पूछे कि किस देश की नागरिकता दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो अमेरिका की जो नागरिकता है वो दोहरी नागरिकता का उसमें प्रावधान है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जो नागरिकता है जिसे भारतीय संविधान के भाग 2 में लिया गया है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपको बता दीजिए इसका प्रावधान जो है वो कौन से संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? यूएसए की संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या आयरलैंड की संविधान से, या जापान की संविधान से। आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपको बताना है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है, नहीं पे आपने हाईलाइट कर लिया होगा। ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है लकड़ी, ऑप्शन सी है डीजल, या ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो आप इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसमें कह रहा है जैव ईंधन नहीं है। अब जैव ईंधन क्या होता है आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें, थोड़ा सा पॉइंट है इसमें, समझ लीजिए जैव ईंधन होता क्या है। जैव ईंधन जैसे हजारों वर्षों बाद जब कोई ऐसी चीज पृथ्वी में दबी हो, अब कैसी चीज? जैसे बहुत विशाल वृक्ष हो, या इसके अलावा कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ठीक है, मान लीजिए भूकंप आ गया, ठीक है, डिजास्टर है, आपदा है, आ सकता है, भूकंप आया तो पृथ्वी उलटफेर हुई, तो बड़े बड़े पेड़ गिर गए, बड़े बड़े आपके मकान गिरे, या कई चीज़ें ऐसी हैं। अब वो दबे दबे, ठीक है, अब पेड़ जैसे बड़ा वृक्ष है और एक दो पेड़ नहीं, हजारों वृक्ष दब गए हजारों साल बाद, जब पृथ्वी के प्रेशर में क्या करेंगे, ईंधन का रूप ले लेते हैं। जब प्रेशर में दबे रहेंगे ईंधन के, अगर वो स्थलीय सीमा पर हैं तो वो कोयला का रूप ले लेगा, और अगर वो समुद्र के आसपास के क्षेत्र में है तो वो क्या ले लेगा, प्राकृतिक आपके तेल का रूप ले लेगा या प्राकृतिक गैस का रूप ले लेगा। ठीक है, इसी को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए देख लीजिए कोयला है इसमें, ऑप्शन बी लकड़ी है, ऑप्शन सी डीजल है, या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस है। तो इसका सही आंसर है, और जीवाश्म ईंधन नहीं है तो लकड़ी नहीं है इसमें जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अब जो जीवाश्म तो लकड़ी हो सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन लकड़ी नहीं है, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन है उससे कोयला बनता है, उससे डीजल बनता है, उससे पेट्रोल बनता है, उससे प्राकृतिक गैस बनती है। ठीक है ना, ये समझ लीजिए केवल। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। देखिए कोयले की बात हुई तो यहाँ पे एक तलचर जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, ये बताना है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है ओडिशा में, ऑप्शन डी है बिहार में। तो आपको हम बता दें तलचर जो है वो किस में है, ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? तो आपको बताना है, ये कृषि एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है ललित किसकी एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन ए है आम की, ऑप्शन बी है अमरूद की, ऑप्शन सी है केला की, या ऑप्शन डी है पपीता की। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरूद की उत्तम किस्म है क्या, ललित। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का डैश जो है क्या कारण है? तो वर्षा का क्या कारण है आपको ये बताना है। शीतकाल में जो सर्दी के दौरान उत्तर भारत में वर्षा होती है, जो वर्षा हम आपको बताए दे रहे हैं ठंडों के समय होगी, जनवरी फरवरी के समय होगी ये वर्षा, तो उसके आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन सी है शीतलहर, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपको इसका सही आंसर लगा लेना है। आप पहले हम आपको बता दें कि जो
आपके ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, ठीक है ना, जो बारिश के दिनों में पानी आता है भारत में, पूरे भारत में, वो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, अरब सागर की ओर से ये मानसून उठता है। केरल पर 1 जून पे ये मानसून पहुंचता है, लेकिन इस वर्ष ये मानसून थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है। तो ये अरब सागर से उठता है, केरल पर सबसे पहले पहुंचता है, इसके बाद केरल से होते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, फिर धीमे धीमे पूरे भारत में रहेगा, ठीक है। लेकिन जो सर्दियों वाला मानसून होता है वो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के कारण आता है। किस कारण से आता है? पश्चिमी चक्रवाती तो सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। ये पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी कथन निष्कर्ष में ये क्वेश्चन डाला गया था कि अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग में, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग में, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में, या ऑप्शन डी देवप्रयाग में। तो सही इसका आंसर लगा लीजिए आप। पहले आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, फिर तो हम आपको बता ही देंगे। चलिए 1 सेकंड 2 सेकंड का समय है, आप आंसर इसका लगा लीजिए। फिर से ऑप्शन बता ही दे रहा हूँ, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलती हैं। इसके बाद दोनों नदियां संयुक्त धारा में जुड़ जाती हैं, जिसका नाम है गंगा नदी। क्या नाम है? गंगा नदी बन जाती हैं। फिर गंगा नदी पहाड़ों से मैदानी भागों में उतरती हैं, तो उत्तराखंड के हरिद्वार में ये मैदानी भागों में उतर आती है। इसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में चली जाती है, बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल चली जाती है, पश्चिम बंगाल होती हुई यही गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में ये जब गिरेगी तो वहाँ पे दूसरी छोर से एक नदी आ रही है, जिसका नाम पता है क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और जब ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पर इसका नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है इसका? पद्मा। आपको मैप से हम बता दें, छोटा सा मैप हम बनाए दे रहे हैं। देखिए ये गंगा नदी जैसे ही इसमें आती है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको हम बता दें, देखिए यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये वाली बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, इसका नाम है पद्मा। कौन सा नाम है? पद्मा। अब यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे जैसे ही बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है? जमुना। और दोनों नदियाँ पद्मा प्लस जमुना, ठीक है, दोनों नदियां जब आगे बढ़ती हैं बंगाल की खाड़ी में तो यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा बनाती है मेघना नदी के नाम से। कौन सी नदी? मेघना। मेघना। तो जमुना प्लस पद्मा इक्वल टू मेघना। क्या होगा? मेघना। ठीक है, और वहाँ पे एक डेल्टा बनाएंगे सुंदरबन का डेल्टा। देखिए हमारा लक्ष्य जो होता है आपको केवल क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने का नहीं है, आपको डिटेल भी बताने का है। जब तक आप व्याख्या नहीं जानेंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ से पता है कितना क्वेश्चन मिल गया आपको? गंगा नदी जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो नाम क्या है? तो आपको आना चाहिए पद्मा है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या नाम है? तो आप जानते हैं जमुना नदी है। जब दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? तो मेघना नदी के नाम से। 3 क्वेश्चन तो यही मिल गए आपको, ठीक है ना। तो डिटेल में पढ़िए आप हमारे साथ और सिलेक्शन पाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 फिर से आपके एग्रीकल्चर से है। करनाल बंट रोग, ध्यान से सुन लीजिए, कौन सा रोग है ये? करनाल बंट रोग है। निम्नलिखित में से किस फसल में पाया जाता है? तो आपको बताना है करनाल बंट रोग जो है वो किस फसल में पाया जाता है। ऑप्शन ए है चना में, ऑप्शन बी है गेहूं में, ऑप्शन सी है गन्ना में, या ऑप्शन डी है सरसों में। तो सब सही इसका आंसर लगा लीजिए। सही इसका आंसर क्या होगा? ये गेहूं में पाए जाने वाला रोग है करनाल बंट रोग। कौन सी फसल में पाया जाता है? तो गेहूं में पाया जाता है। अब करनाल आप जानते हैं हरियाणा का एक शहर है करनाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये तो यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको हम बता दें राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। एक चीज़ और बता दें कि उपराष्ट्रपति अपने पद का
पैसा नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति जो पैसा लेता है सरकार से वो राज्यसभा के सभापति का ही क्या लेता है, वेतन लेता है। ठीक है, पैसा लेने का मतलब वेतन है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? इन चार में से आपको बताना है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाई दरवाजा पूछ रहा है, चार ऑप्शन हमने बता दिए। ऑप्शन ए इसका सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कराया था? अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। पृथ्वीराज रासो, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कल्हड़ के द्वारा, ऑप्शन बी है चंद्रवरदाई के द्वारा, ऑप्शन सी है जगनिक के द्वारा, या ऑप्शन डी है धर्मपाल के द्वारा। तो इसका सही आंसर दोस्तों लगा लीजिए यहाँ पे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रवरदाई के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? दोस्तों आपको बताना है कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। नहीं को हाईलाइट कर लीजिए। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 3 राज्य तो यही मिल गए आपको जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब 5 राज्य और देख लीजिए। तो गुजरात जो है, गुजरात से कर्क रेखा गुजरेगी, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर से सुन लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए बेटा? 8 राज्य हो गए। फिर से सुन लीजिए कौन कौन से हैं। राजस्थान है आपका, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम में। महाराष्ट्र इसमें नहीं था, इसलिए आंसर ये महाराष्ट्र वाला सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? आपको बताना है। सबसे गहरी झील पूछ रहा है, कौन सी है? ऑप्शन ए बोस्तोक झील, ऑप्शन बी है बेकाल झील, ऑप्शन सी है बान झील, ऑप्शन डी है सुपीरियर झील। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन बी बैकाल झील। रसिया में है ये बैकाल झील। बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है। और जो यहाँ पे ऑप्शन सी है ना, बान झील, ये टर्की की बान झील है और ये सबसे खारी झील है, सबसे बहुत खारी लवड़ीय झील जिसे कहेंगे। 330% में क्या है, इसमें लवड़ है। 330%, कितना? 100% नहीं, 330% लवड़ है। सबसे खारी झील या सबसे लवड़ीय झील अगर आपसे पूछे तो बान झील है, और सबसे अगर आपसे बड़ी झील पूछे तो सुपीरियर है। कौन सी झील है? ऑप्शन डी वाली सुपीरियर झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 जो आज का लास्ट प्रश्न है, आप इसे इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ही बताएंगे। क्वेश्चन मैं पढ़े दे रहा हूँ, ऑप्शन भी बताई दे रहा हूँ। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी है मीरा कुमार, ऑप्शन सी है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। इसका फटाफट आंसर जैसे ही आप हमारे क्या देखें, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 35 वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। ठीक है, इससे हम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि कौन विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारी वीडियो लास्ट तक देखते हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं, नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, और जो हमारे वीडियो पे नोट्स भी बना रहे हैं, लास्ट तक देख रहे हैं, विश्वास मानिए और फाइनल सिलेक्शन लेके जाएगा। ठीक है, और अगर आपको पहले वीडियो कैसा लगा ये तो आप हमें कमेंट करके बता ही दिया कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने यारों में शेयर करें, और उन्हें भी मालूम चले कि आप किस चैनल से आप वीडियो देख रहे हैं। और जब आपका सिलेक्शन हो तो आप ज़रूर बताइए कि आपने ये क्वेश्चन कहाँ देखे थे, कहाँ से